हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे थे चैप्टर 4 और हम मेजर डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम कवर करने वाले हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और बाइपोलर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या आता है? सबसे पहले आता है डिप्रेसिव है तो डिप्रेशन तो आई गई। डिप्रेशन क्या होता है? इट इज द मोस्ट प्रिविलेंट एंड रिकग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा प्रचलित, प्रिविलेंट कहते हैं मतलब सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा लोगों में जो मेंटल डिसऑर्डर पाया जाता है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन कवर्स अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स। नेगेटिव मूड्स का क्या मतलब होता है? नेगेटिव मूड्स का मतलब होता है लोनलीनेस फील करना, एग्रेशन फील करना, सैड फील करना, इस तरीके की चीजें। या फिर सेल्फ की वर्थ ना फील करना, ठीक है, वर्थलेसनेस फील करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना, ये सब पार्ट है नेगेटिव मूड के। ठीक है, नेगेटिव मूड होगा तो डेफिनेटली बिहेवियरल चेंजेस भी होंगे। बिहेवियरल चेंजेस होंगे मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आपको एजिटेशन है, इरिटेशन है, ठीक है, या आपका लो मूड है, सैड हो, आप लोनली फील कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों से घुलोगे मिलोगे नहीं, मिक्सअप नहीं होगे, पार्टीज में नहीं जाओगे, फ्रेंड से मिलना बंद कर दोगे, अपने आप को लॉक कर लोगे रूम में कि नहीं मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं घर में ही ठीक हूँ। ठीक है, धीरे 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 करके आइसोलेशन में चले जाओगे। सो नेगेटिव मूड की वजह से बिहेवियरल चेंजेस होते ही हैं। सो डिप्रेशन में हम नेगेटिव मूड्स और बिहेवियरल चेंजेस भी देखते हैं। डिप्रेशन कैन रेफर टू अ सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। डिप्रेशन वो बोल रहे हैं कि एक सिम्टम भी हो सकता है और एक अपने आप में फुल फ्लेज डिसऑर्डर भी हो सकता है। सिम्टम मतलब कि किसी और, जैसे अभी हम बाइपोलर पढ़ेंगे तो उसमें मेनिया के फेजेस भी होते हैं और डिप्रेसिव फेजेस भी होते हैं, है ना। ऐसे ही सिम्टम भी डिप्रेशन जो है एकम्पनी कर सकता है। कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं इसको। कोमॉर्बिडिटी मतलब कि आपको कोई और प्रॉब्लम है बट साथ में कोमॉर्बिडिटी में डिप्रेशन भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी को कैंसर है, ठीक है, और उनको कोमॉर्बिडिटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच इज डिप्रेशन। सो डिप्रेशन मतलब एक जो प्राइमरी आपका डिसऑर्डर है, जो मुख्य आपका डिसऑर्डर है, उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट सेकंड डायग्नोसिस है जिसके साथ वो हो रहा है, मतलब मेन डायग्नोसिस के साथ डिप्रेशन भी हो रहा है, तो फिर डिप्रेशन हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। तो डिप्रेशन जो है ऐसे कोमॉर्बिडिटी में हो सकता है, सिम्टम की तरह भी आ सकता है एक, या फिर फुल फ्लेज अपने आप में डिसऑर्डर की तरह भी हो सकता है। डिप्रेशन अपने आप में जैसे एक डिसऑर्डर है और कई बार एज अ सिम्टम आता है किसी और डिसऑर्डर में। इन डे टू डे लाइफ वी ऑफन यूज द टर्म डिप्रेशन टू रेफर टू स्मॉल नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस। हम कुछ भी हमारा, जैसे मान लो हमारा आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या आपके जो गोल्स थे आप अचीव नहीं करे, आपने फेलियर देखा, आपने अचीव नहीं कर पाए अपने टारगेट को, अपने गोल पे, तो वी फील सैड। ठीक है, डिप्रेशन टर्म हमें नहीं यूज करना चाहिए। जो चीज आपके, आई होप कि आपके क्लास टीचर्स ने भी आपको समझाया होगा कि ये सब पढ़ने के बाद आपको सेल्फ डायग्नोस नहीं करना और किसी और को भी डायग्नोसिस नहीं देना। ठीक है, एंड डू नॉट, यही है आपके सब्जेक्ट के लिए आपकी रिस्पेक्ट, कि यू विल नॉट यूज दीज वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समबडी, कि अरे क्यों इतना डिप्रेशन में, ये तो डिप्रेशन में जा रहा है, इसको ब्रेकअप हो गया, ये तो डिप्रेशन में जा रही है, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, बिकॉज जब तक हम कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं हो जाता तब तक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना किसी को डिफाइन करने के लिए इट्स इट्स नॉट गुड। ठीक है, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सो आई होप आप ये सब नहीं करेंगे, ना आप खुद के साथ ऐसा करेंगे ना किसी और के साथ। ठीक है, तो जब हमारा कोई ब्रेकअप होता है, कोई फेलियर होता है, सिग्निफिकेंट लॉस होता है, हमारा हार्ट ब्रेक होता है, तो हमें जो सैडनेस की फीलिंग होती है, कई बार हम बहुत इजीली उसको नाम दे देते हैं डिप्रेशन। नाउ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको हम MDD भी बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब तो वैसे ICD-11 भी आ गई है, ICD-10 है आपकी बुक में, बट अपडेट होके ICD-11 आ गए है। DSM तो 5 ही चल रही है, 6 भी आ जाएगी बहुत जल्दी। एनीवेज, कमिंग बैक टू MDD। MDD में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस मूड। ये एक पीरियड होता है डिप्रेस मूड का। एक पीरियड मतलब कि जब आप ICD या DSM आगे चल के पढ़ेंगे, इफ यू डिसाइड टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आपको पता चलेगा कि हर सिम्टम का ना एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे अगर ये सिम्टम्स 6 महीने तक रहे, अगर तो हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। दैट इज वाई इट इज रिटन कि
डिफाइंड पीरियड, ठीक है? एक डिफाइंड पीरियड के लिए अगर डिप्रेस मूड रहता है, ये नहीं 1-2 दिन मुँह लटका हुआ है या 1 हफ्ते से सैड है तो बस बोल दिया कि जी ओ बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है? यस, सो एक डेफिनिट पीरियड होना चाहिए एंड देन यू फील डिप्रेस्ड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है प्लेजरेबल एक्टिविटीज में। ऐसी एक्टिविटीज जो आपको पहले करने में मजा आता था, यू यूज टू एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना खाने में बहुत मजा आता है, वो फूडी है बिल्कुल, आज यहाँ चलते हैं, आज वहां चलते हैं, आज ये खाते हैं, आज वो ट्राई करते हैं, ठीक है? अगर इस तरीके का उनका नेचर है एंड सडनली वो ये सब बंद कर दें, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है उस एक्टिविटी में जो वो बहुत एंजॉय करते थे, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, उनको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, वो घर में टिक के नहीं बैठ सकते हैं, आज मूवी जा रहे हैं, आज दूसरे फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, वीकेंड्स पे तो हमेशा बाहर ही मिलेंगे आपको घर के, इस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है। एंड सडनली वो सबसे कट ऑफ करके धीरे 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 बैकआउट करके आइसोलेट होते जा रहे हैं, तो भी ये इट्स अ अलार्मिंग साइन। तो इस तरीके की चीजें, जहाँ जो चीजें हमें पहले खुशी देती थी वो अब खुशी नहीं देती हैं, जिन चीजों में हमें प्लेजर मिलता था वो चीजें एक्टिविटीज हमें प्लेजर नहीं देती। इसके सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है? चेंज इन बॉडी वेट। नाउ प्लीज रिमेंबर, चेंज इन बॉडी वेट का मतलब ये नहीं है कि ड्रास्टिकली लूज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन भी हो सकता है। हाँ जी, आपने ठीक सुना है, वेट गेन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना मूड ठीक करने के लिए वी ईट समथिंग एंड वी कीप ऑन ईटिंग 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 ईटिंग। सो एक एक होता है स्माइलिंग डिप्रेशन, भी एक चीज होती है। इनफैक्ट जो हम जितने भी सिम्टम्स पढ़ रहे हैं अभी, वो तो टिपिकली जैसे ये एमडीडी के हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। एक होता है स्माइलिंग डिप्रेशन, जिसमें आपको पता भी नहीं लग पाता कि वो उस पर्सन को डिप्रेशन था, ठीक है? दे प्रिटेंड देमसेल्फ, अपने आप को बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मिक्सअप होते हैं। उनको जज करना, उनके अंदर के खालीपन को, उनके थॉट्स को, कि वो व्हाट दे शो कि वो बहुत स्ट्रांग है, बट वो अंदर से ही अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल फाइट चल रहा होता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज। सो ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस हो जाए, वेट गेन भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है? कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, सिमिलरली स्लीप ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, वेट भी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? कई लोग बहुत सोते रहेंगे, क्यों? ये भी एक एस्केपिज्म है, अवॉइडेंस है, ठीक है? यू जस्ट वांट टू अवॉइड, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू स्लीप ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग। तो ऐसे भी हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नींद आ ही नहीं रही है, या नींद आ रही है तो टूट टूट के नींद आ रही है, मतलब 2 घंटे के लिए सोए फिर उठ गए, 2 घंटे के लिए सोए फिर उठ गए, ऐसे करके। टायर्डनेस हो सकता है, थकावट तो होगी ही। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं, ब्रेन फॉग मतलब आपका ब्रेन क्लियरली सोच नहीं पाएगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज हैम्पर होंगी। एजिटेशन का मतलब होता है इरिटेशन होना, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर होगा, ठीक है? ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके जो शरीर है उसमें आपको लग रहा है कि जान ही नहीं है, थकावट इतनी है, ब्रेन फॉग हो रहा है, क्लियरली थिंक नहीं कर पा रहे हैं, स्लीप में प्रॉब्लम है, तो शरीर में जान कहाँ से फील होगी? तो आपकी जो भी एक्टिविटी होगी बहुत स्लो स्लो होगी, आपका जो वॉक होगा, गेट होगा, वो भी अलग होगा, ठीक है? थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, नॉट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड का मतलब है सुसाइडल आइडिएशन होना। सुसाइडल आइडिएशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मरना ही चाहते हो। सुसाइड आइडिएशन का मतलब है कि हमें थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं ऐसे बिहेवियर भी हो सकता है हम दिखाएं, जैसे यू नो कट कर लेना, और कट कर लेना अपनी नसों पे नहीं, अपने हैंड्स पे नहीं, बट फोर आर्म्स पे, थाइज पे, जहाँ कोई देख भी ना सके, इस तरीके की चीजें करना। तो सुसाइड के यहाँ थॉट्स आना, ख्याल आना, सुसाइड के बारे में बात करना, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। एक्सेसिव गिल्ट हो सकता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हो सकती है कि मैं तो धरती पे बोझ हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, वाई आई एम अलाइव, मैं सबको परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरीके के थॉट्स आना, ठीक है? तो वो एक्सेसिव गिल्ट होना, ये सारी जो है सिम्टम्स होते हैं। ना फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन क्या होते हैं? आपको पता है प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है? प्रीडिस्पोजिशन मतलब आपकी
सॉरी, प्रीडिस्पोजिशन मतलब आपकी वल्नरेबिलिटी, मतलब हाउ मच यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, कैचिंग इट बेसिकली। तो एक आपका जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप कह लीजिए, हेरिडिटी कह लीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं या फैमिली में कोई है जो पेसिमिस्ट है, उनको पॉजिटिव से पहले नेगेटिव थॉट आएगा। नेगेटिव पहले पहले सारी डिस्कशन होगी, पॉजिटिव तो बाद में सोचेंगे। तो कुछ भी होने लगा उसका उल्टा पहले सोच लेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो चांसेस आर हाई है जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है या हेरिडिटी में है ये चीज। हेरिडिटी देखो, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक म्यूटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हेरिडिटी मतलब जो माँ बाप से आया है, ठीक है, मम्मी या फादर में से, मदर या फादर में से किसी को डिप्रेशन है, तो आगे फिर बच्चे में भी वो ट्रांसफर हो गया है, वो हो गया हेरिडिटी। जेनेटिक मेकअप की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक म्यूटेशन की। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन मैंने आपको समझाया हुआ है कि माइटोसिस, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, हर एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वैसे क्रोमोसोम से बने होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो जो होते हैं वो थ्रेड स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के आपके। ठीक है, ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपने ये सारी इमेजेस देख रखी होंगी। और देन होता है आपका वो ऐसे डीएनए करके आता है। तो जब हर सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन की माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, ये सारा सेट ऑफ होता है, कॉपी कॉपी बनती जाती है। तो कहीं उसमें कॉपी करने में, जैसे हम कहते हैं ना कि कॉपी तो ठीक, नकल तो ठीक से कर लो, नकल करने में भी अकल का इस्तेमाल चाहिए होता है। नकल जब कर रहे हो तो उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स और हर आपके सेल में जेनेटिक कॉपी होती है। पर वहां पे कॉपी करने में कुछ दिक्कत हो जाए तो उसको जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। या अगर ना भी हो, अदरवाइज भी जैसे, तो जेनेटिकली, तभी तो हम आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के बिल्कुल, तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है वो। तो जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक म्यूटेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि जेनेटिक मेकअप कैसा है आपका, आपके आपके जीन्स कैसे हैं बेसिकली। और हेरिडिटी मतलब जो आपको मॉम डैड से मिला है। ठीक है, मॉम डैड दोनों साइड के, मदर के मॉम डैड, फादर कैसे थे, फादर के जो हैं आगे आपके दादा दादी नाना नानी, और आपके मम्मी पापा। ठीक है, इतना तो है ही। ओके, सो देन सेकंड पॉइंट इज एज। एज मतलब कि वुमेन पर्टिकुलरली यंग एडल्टहुड में ज़्यादा शिकार होती हैं डिप्रेशन का। ठीक है, ज़्यादा प्रोन होती हैं डिप्रेशन के लिए, वाइल मेन जो हैं अपनी अर्ली मिडिल एज में डिप्रेशन के ज़्यादा उनको चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, और वैसे भी डिप्रेशन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, बीइंग बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। सो उनमें ज़्यादा वैसे भी पाया जाता है। अगर जेंडर की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वुमेन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करें तो वुमेन में ये एज कंपेयर टू मेन ज़्यादा होता है, मोर। ठीक है, इन वुमेन। देन फोर्थ फैक्टर इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इवेंट्स इन लाइफ या लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। नेगेटिव इवेंट्स इन लाइफ मतलब अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, चाइल्डहुड में कोई अब्यूज हुआ है किसी तरीके का, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, एनी सेक्सुअल असॉल्ट, एनी मिस हैपनिंग, मिसबिहेवियर, समथिंग, तो इस तरीके के अगर नेगेटिव इवेंट्स ज़्यादा रहे हैं तो भी डिप्रेशन होने के चांसेस, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इवेंट्स लाइफ में ज़्यादा रहे हैं जिस बच्चे के, तो उनको चांसेस हाई होता है डिप्रेशन होने का। लैक ऑफ सपोर्ट, सोशल सपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई अपने घर से वैसे भी दूर है, कहीं बाहर नौकरी करने गया हुआ है या बाहर पढ़ने गए हुए हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स बना नहीं पाए, जेल हो नहीं पाए, कोई साथ में है नहीं, सपोर्ट सिस्टम है नहीं, सोशल सपोर्ट है नहीं, तो उस केसेस में डिप्रेशन के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है जी, आई होप डिप्रेशन वॉज क्लियर टू यू। नाउ वी आर कमिंग टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। बात करते हैं बाइपोलर 1 की। बाइपोलर 1 भी होता है, बाइपोलर 2 भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन। तो बेसिकली क्या होता है, मेनिया मतलब तेजी, एकदम से ऐसे मेनियक फेज आएगा और फिर नीचे डिप्रेशन का फेज चला जाएगा, फिर मेनिया का फेज आएगा और फिर डिप्रेशन का फेज चला जाएगा। तो ये ऐसे फेजेस चलते हैं बाइपोलर में। सो मेनिया इज दिस, मेनिया एंड दिस इज डिप्रेशन। ठीक है, विच ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट होता रहता है इसके बीच में, कभी मेनियक फेज है, कभी डिप्रेशन का फेज है। समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या तो बंदा मेनिया में होगा या तो डिप्रेशन में होगा, नॉर्मल कभी उसका मूड होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में नॉर्मल मूड भी हो जाता है उनका।
Maniac episodes rarely appear by themselves, they usually alternate with depression. अपने आप में सिर्फ एक मेनिया का ही एपिसोड होना और डिप्रेशन का एपिसोड नहीं होना, ये ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट ये रेयरली होता है। ठीक है, नॉर्मली मेनिया के बाद डिप्रेशन का फेज आता ही आता है। नाउ टाइप्स अगर हम बात करें बाइपोलर की और उसके रिलेटेड, तो उसमें क्या आता है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर। आपकी बुक में अब सडनली एक टॉपिक को कवर किया हुआ है विच इज सुसाइड। बाइपोलर के बारे में उतना ही बताया था। नाउ एक टॉपिक जो कवर किया है उन्होंने विच इज सुसाइड, ये भी देख लेते हैं हम। तो सुसाइड उन्होंने बोला है इट्स अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल। देखो बायोसाइको सोशल मॉडल तो हम पढ़ते ही हैं, है ना। आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि हम क्या अप्रोच यूज करते हैं। आज भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो यूज करते हैं वो अप्रोच यूज करते हैं बायो साइको सोशल। ठीक है, बायोसाइकोसोशल मतलब आपके बायोलॉजिकली एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे सारे, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, सोशल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, और तीनों को मिलाने के बाद ही मतलब यही अप्रोच हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं। सुसाइड की अगर हम बात करें तो सुसाइड रेट्स वैसे भी इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब आपके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। इनफैक्ट एक डिसऑर्डर होता है विच इज विंटर ब्लूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, विंटर ब्लूज जहाँ पे सन नहीं निकलता उन उन जगहों पे ज़्यादा होता है ये। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से इट हैपेंस। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स। सुसाइड लोग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, उनके रिस्क फैक्टर क्या है। बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल, एनवायरमेंट, ये तो ठीक है। अदर क्या हो सकते हैं कि उनको कोई और मेंटल डिसऑर्डर था। ठीक है, स्पेशली डिप्रेशन जिन लोगों को होता है तो उनके सुसाइड के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना सुसाइडल आइडिएशन होती है, और कई बार वो सुसाइडल आइडिएशन सच में सुसाइड में कन्वर्ट भी हो जाती है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जब भी आप किसी तरीके का अल्कोहल या कोई भी नशा मतलब इंटॉक्सिकेशन बेसिकली आप करते हैं तो उसमें चांसेस हाई होते हैं सुसाइड कमिट करने के। गोइंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर देखा है और सरवाइव किया है तो भी चांसेस हाई होते हैं सुसाइड के। एक्सपीरियंसेस वायलेंस, अगेन किसी तरीके का अब्यूज, लॉस। ठीक है, लॉस मतलब कि लॉस ऑफ लव्ड वन। प्रीवियस अगर सुसाइडल अटेम्प्ट्स रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुसाइड की आइडिएशन है, बट अगर किसी ने कुछ लाइक स्लिट वगैरह करा है, अपने हैंड स्लिट कर दिया, या कोशिश करी है इस तरीके के अटेम्प्ट्स करने की, तो फिर उनमें भी चांसेस हाई होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है कि भाई एक बार तो बच गए, हो सकता है सेकंड टाइम ना बच पाए, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आइसोलेशन मतलब अगेन कि लोनलीनेस, अकेलापन, अगर लाइफ की किसी भी स्टेज में है तो वहाँ भी चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, ऑफन सुसाइड बिहेवियर इंडिकेट्स कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशनल एक्सप्रेशन है। तो जो सुसाइडल बिहेवियर है, सी एवरीबडी वांट्स टू लिव। इनफैक्ट क्यों हम अपना गला घोट के खुद को नहीं मार सकते, क्योंकि योर बॉडी वांट्स टू लिव। कभी आपकी बॉडी अभी अभी कभी आपको सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तब भी आपके सेल्स इतने एक्टिव हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और फाइट करने लगते हैं इन्फेक्शन से। व्हाई? बिकॉज योर बॉडी वांट्स टू लिव। ठीक है, आपकी ब्रेन भी आपके सर्वाइवल के लिए इतनी मशक्कत करता रहता है, फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, या जो हमने पढ़ा था कि कभी कभी अंडर द कार्पेट चीज़ें सबकॉन्शियस में डाल देता है। तो बेसिकली इसीलिए कि आपको वो ट्रॉमा लगेगा, धक्का लगेगा, तो आपकी बॉडी तो देखो सर्वाइव करना चाहती है, लेकिन हम अगर वक्त से पहले सुसाइड कमिट कर लें देन इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं होता कि बाय द वे कि सुसाइड कर लिया तो सब कुछ खत्म हो गया और अब बस आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान ऊपर मस्त आराम से चरणों में बैठो भगवान के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि आप मस्त आत्मा बन के, भूत बन के भटकते रहोगे, और जिसने आपको परेशान किया है या जिससे आप परेशान हो
जाके उसको परेशान करोगे, ऐसा भी नहीं होता। आफ्टर सुसाइड देयर इज़ अनदर रेल्म, ठीक है? देयर इज़ पीपल, सम पीपल बिलीव इन इट, सम पीपल डू नॉट बिलीव इन इट, बट हमारे सनातन धर्म में तो हमेशा ही इस चीज़ के बारे में बात कही गई है कि सुसाइड के बाद लाइफ गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अब आपके पास बॉडी है नहीं कम्युनिकेट करने के लिए, और बहुत सारे मतलब मोक्ष नहीं आपको मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, आपकी गति नहीं होती, ठीक है? तो सुसाइड इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुसाइड अगर किसी का मन कर रहा है या सुसाइड बिहेवियर आइडिएशन उनके थॉट में भी आ रहा है सुसाइड का, तो इट सिंपली मीन्स कि डिफ़िकल्टी है उनकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, उनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उनके परसेप्शन में प्रॉब्लम है, ज़िंदगी को देखने के नज़रिए में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो उनसे हैंडल ही नहीं हो रहा, तो उनको लग रहा है कि शायद मर के ख़त्म कर दो, ठीक है? और यहाँ इमोशनली वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इमोशनल एक्सप्रेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहीं ना कुछ डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है। दीज थॉट्स आर हाइटेंड अंडर एक्यूट इमोशनल एंड अदर्स डिस्ट्रेस। अगर एक्यूट इमोशनल डिस्ट्रेस है, मतलब इतना ज़्यादा उथल पुथल इमोशंस में है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है माइंड कि बिल्कुल एक्यूटली इमोशनल हमें डिस्ट्रेस हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे कुछ और सूझता नहीं है, और सुसाइड के थॉट्स बहुत ज़्यादा हाइटन हो जाते हैं। नाउ ड्यू टू स्टिग्मा अटैच टू इट, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते जो कॉन्टम्पलेट कर रहे होते हैं। कॉन्टम्पलेट मतलब पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है? पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड, तो वो इसके बारे में बात ही नहीं करते, और क्योंकि बात नहीं करते तो उन तक हेल्प भी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा, ये ना सुसाइड की बातें कर रहा है, हो ये तू सुसाइड करना चाहते, तू ये, मतलब उसको समझेंगे नहीं कि भाई कुछ ना कुछ कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है? कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं, अभी तो हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वो भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो बात करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? बात करने से कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकलता है, और अगर सॉल्यूशन ना भी निकले तो कम से कम आपका थॉट प्रोसेस, आपका वो तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है? नथिंग इज़ बिगर देन योर लाइफ। इम्प्रूविंग आइडेंटिफिकेशन, रेफरल, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर आर क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड। तो हम सुसाइड को कैसे बचा सकते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट्स जो करते हैं, जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको पता चल जाए, कहीं पे आइडेंटिफाई कर पाओ कि इसके बात करने से या इसके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सुसाइडल आइडिएशन है, देन यू मस्ट अपने स्कूल में अपने काउंसलर से आपको रेफर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। रेफरल तो मतलब एज अ गुड फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको इस तरीके का कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है किसी में, देन यू मस्ट एज सुन एज पॉसिबल आप अपने काउंसलर को बताइए सबसे पहले स्कूल में। मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर बहुत क्रूशियल हो जाता है, ठीक है, इसमें सुसाइड में। देयरफॉर वी नीड टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, कोई कितना सेंसिटिव है, ठीक है, क्या कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, जिंदगी के सर्कमस्टांसेस को कैसे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें भी एज अ साइकोलॉजिस्ट वैसे ही चलना पड़ता है। हम अपनी थेरेपी को, जो अपने प्लान ऑफ इंटरवेंशन है, अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं जब हमें पता चलता है कि किसी पर्सन में हम देखते हैं कि सुसाइड के चांसेस हाई हैं। तो हम पूरी की पूरी थेरेपी की प्लान जो है चेंज करके उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही बनाते हैं। तो सुसाइड्स प्रिवेंटेबल है, ऐसा नहीं है कि सुसाइड जिसने करना है उसने तो कर ही लेना है, उसको रोक नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा विजिलेंस चाहिए, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा आपका देखने का अलर्टनेस चाहिए, ठीक है? और प्लस हमारा मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली कितनी बारी इंटरव्यू दिया है, तो उसके इंटरव्यू देने के बाद बहुत से और लोगों को हिम्मत मिली है कि हाँ यार, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं होता है, दे आर गॉड, नोबडी इज गॉड। एंड जैसे हम ये बात नहीं छुपाते कि हमें हार्ट अटैक आया है या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो ये बात क्यों छुपाएं कि डिप्रेशन हो गया तो हो गया यार, डिप्रेशन ठीक भी हो जाएगा, चले जाएगा, सो व्हाट, लाइफ इज नॉट इजी। तो यू शुड हैव दैट स्पिरिट इन यू। अगर मेरे को तबीयत खराब है, मेरे को फीवर है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो इसमें शेमफुल कोई बात ही नहीं है। मेरे को अपना बुखार ठीक करना है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, दवाई खाऊंगी। तो अगर मेरे को अपनी ठीक है, अगर मेरे को डिप्रेशन हो रहा है तो ठीक है यार, मैं क्यों नहीं हेल्प लूँ, वाई शुडंट आई। तो हम अपने देखने का नजरिया अगर नहीं बदलेंगे तो दुनिया तो कैसी ही बदलेगी, दुनिया हमसे ही तो बनी है।
सो सम मेजर्स WHO ने जो सजेस्ट किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सजेस्ट किए हैं, वो क्या हैं, वो मेजर्स देख लेते हैं। वो है लिमिटिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड। सुसाइड करने के जो तरीके हैं उन उनको कम से कम एक्सेसिबल बनाना, कि लोग उनका एक्सेस नहीं कर सके। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेट्रो। आपने देखा होगा कि एक टाइम पे मेट्रो के आगे कूद कूद के लोग जान दे रहे थे। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, मेट्रो के आगे वो ऐसे डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो डोर्स बस जब जहां मेट्रो रुकेगी, मेट्रो का इतना सा दरवाजा खुलेगा, वहां से आप अंदर जाओगे उतना ही खुलेगा। यहाँ पे जहां आप खड़े होते हो वहां पे डोर्स हैं, यू कैन नॉट जंप मेट्रो के आगे, ठीक है। सो रिपोर्टिंग सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। सुसाइड को मीडिया इतना सनी और इतना ऐसा नहीं दिखाए। इनफैक्ट मीडिया में भी इंटरव्यूज होने चाहिए, बात करनी चाहिए सुसाइड के ऊपर और इसके प्रिवेंशन को लेके। तो मीडिया को भी पॉजिटिव तरीके से रोल अदा करना चाहिए अपना, लोगों को समझाना चाहिए कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, हेल्प अवेलेबल है। ब्रिंगिंग अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, जैसे अल्कोहल है तो आप कितनी कंज्यूम कर सकते हो, कितनी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, कहाँ कंज्यूम करते हो, इस तरीके की कोई पॉलिसीज होनी चाहिए। कितनी आपको दुकान से शराब मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी, उस पर भी रोकथाम होनी चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द पीपल। जिनकी ऐसे सुसाइड करने की मंशा है, आपको दिख रहा है उनके थॉट में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनकी फटाफट आइडेंटिफिकेशन करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। ट्रेनिंग, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए अच्छे से कि वो सुसाइड या ऐसे लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन चलती है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। तो वो सब ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी फ़ोन पे हो, सामने वाला भी फ़ोन पे है, वो किस कंडीशन में है, किस मेंटल स्टेट में है, उसने हिम्मत करके फ़ोन तो कर लिया, लेकिन अगर आप उसको सुसाइड ना करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, अगर आप अनट्रेन्ड हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो फिर अच्छे से ट्रेनिंग चाहिए होती है हेल्थ वर्कर्स के लिए, इसके लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। केयर फॉर पीपल हू अटेम्प्ट सुसाइड एंड प्रोवाइड कम्युनिटी सपोर्ट। ऐसे लोग जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है लेकिन वो बच गए, उनको केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। प्रोवाइड केयर टू देम, ओके? ना कि उनको तोहमतें लगाओ कि सुसाइड कर रहा था, ये है। एक तो मतलब ही और शी वाज ट्राइंग टू एंड देयर लाइफ, ऊपर से आप उनको अब इस तरीके के टॉन्ट कस रहे हो, बाद में उनकी और ज़िंदगी और नर्क बना रहे हो टॉन्ट मार-मार के, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। दे नीड लव एंड दे नीड अटेंशन, दे नीड योर टाइम, दे नीड केयर, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी में भी हमें स्टिग्मा नहीं बनाना है, ठीक है? मेंटल हेल्थ को या इस तरीके के एक्ट्स को अगर किसी को पता चलता है तो हो अच्छा, शर्मा जी के बेटे ने ऐसे किया, शर्मा जी के बेटे ने वैसे करने की कोशिश करी। इस तरीके के लोग जो बातें बनाते हैं, तो इस तरीके की इनसेंसिटिविटी नहीं दिखानी चाहिए। तो कम्युनिटी का भी सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको, अगर कोई जॉब पे था तो जॉब से निकाल दो, कि नहीं हमको तो इनको जॉब पे ही नहीं रखना। ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, यू मस्ट प्रोवाइड देम जॉब। अगर आप जॉब भी नहीं दोगे तो बेचारा वो अर्न कहाँ से करेगा? उसको मुसीबतों में निकालने की बजाय तो आप और भी मुसीबत में डाल रहे हो। तो कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए हमारे पास। नाउ आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रेस में रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज अफेक्टिंग द एडोलेसेंस परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन था जिसकी परफॉर्मेंस एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो गई है, ठीक है? मतलब एकदम से परफॉर्मेंस में ड्रॉप आना शुरू हो गया है, तो उन पे ध्यान रखना है। या उनकी अटेंडेंस में ड्रॉप आना शुरू हो गया, ठीक है? मतलब ही और शी वाज रेगुलर, बट अब वो रेगुलर नहीं है, तो सडनली स्कूल आना क्यों छोड़ा, ठीक है? परफॉर्मेंस क्यों बिगड़ गई उनकी, उनके बिहेवियर में अगर कुछ चेंजेस हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है? थोड़ी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब और क्या चीज़ें हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़। स्कूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो एन्जॉय करते थे। मान लीजिए कि वो कुछ क्लासेस हैं जो बहुत एन्जॉय करते थे। पेंटिंग की क्लास एन्जॉय करते थे, डांसिंग की एन्जॉय करते थे, स्पोर्ट्स की एन्जॉय करते थे पीरियड, पर अब वो स्पोर्ट्स का पीरियड भी एन्जॉय नहीं करते हैं। तो अगर इस तरीके के चेंजेस हैं, देन अगेन आपको काउंसलर को बताना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए। डिक्लाइनिंग ग्रेड्स, अगर उनके ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है? उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, मतलब गिरती चली जा रही है उनकी परफॉर्मेंस, उनके एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने में, वो भी गिरते चले जा रहे हैं, तो भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए।
मिसबिहेवियर कर रहे हैं अगर क्लासरूम में, मिस्टीरियस हैं, बात ही नहीं करते, चुप-चुप से हो गए हैं, रिपीटेड एब्सेंस हैं, गायब ही रहते हैं, आते ही नहीं हैं, स्कूल ही नहीं आते, या स्मोकिंग शुरू कर दी है, ड्रिंकिंग शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि ड्रग लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स को लेके आपको थोड़ा अवेयरनेस रहनी चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। यू मस्ट रिपोर्ट टू योर काउंसलर और टीचर और पेरेंट, किसी को तो आपको इन्फॉर्म करना ही चाहिए एज अ फ्रेंड। स्ट्रेंथनिंग सेल्फ स्टीम, तो इस बच्चे के, अब जिसके जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है, उस बच्चे को हम उसकी सेल्फ स्टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? बाय हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम इन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सो फॉर सेल्फ स्टीम को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके लिए एसेंचुएट करेंगे पॉजिटिव लाइफ की, जो भी उन्होंने उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो उनको याद दिलाइए कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है। उनकी पॉजिटिव आइडेंटिटी को डेवलप करिए, उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि अरे ये वाले चैलेंजेस से भी तो पार करे थे ना, अभी तक ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए। ठीक है, आप बड़े हो रहे हो, देखो जब आप बच्चे थे तो आपके लिए एबीसीडी याद करना, 2 का टेबल याद करना, वो ही बहुत बड़ा काम लगता था कि बस अब ये हो जाए तो मतलब ठीक है। अब लाइफ में जैसे-जैसे आप बड़े होते गए, वैसे-वैसे अब आपको 2 का टेबल आता है, इज़िली एबीसीडी आती है सारी, आपको वो चैलेंज नहीं लगता है, बिकॉज़ आप उसको क्रॉस कर गए। तो ऐसे ही जब हम किसी चैलेंजेस को क्रॉस करते रहते हैं, हम और निखरते रहते हैं, ठीक है? ये चैलेंजेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आते हैं लाइफ में। सो अगर इवन इफ अगर आपसे डील नहीं हो रहा है, टेक अ ब्रेक, बट डू नॉट थिंक ऑफ एंडिंग योर लाइफ, ठीक है। सो पॉजिटिव उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस याद कराने चाहिए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, उनके डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उनके अंदर कोई स्किल, मान लो किसी कोई बच्चा इसलिए डिप्रेस है या इसलिए सोच रहा है अपनी लाइफ एंड करने के लिए कि मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है और मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करवाई जाएगी और उस बच्चे को भी बोला जाएगा कि इट्स ओके, आप में कोई ना कोई तो टैलेंट होगा, हम उस टैलेंट पे काम कर लेंगे, हर कोई दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो कोई वोकेशनल स्किल सीख लेंगे, ठीक है। स्टैब्लिशिंग अ ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन आपका स्टैब्लिश होना चाहिए और वो होता है आपके काउंसलर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए काउंसलर के साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं। गोल्स फॉर द स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, अपने स्पेसिफिक गोल्स बनाइए, मेजरेबल गोल्स बनाइए जो अचीव कर सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम, ठीक है। रेलिवेंट चीज बनाइए जो आपके लिए रेलिवेंट हो, कॉम्पिटेंट, कंप्लीट विद इन द रेलिवेंट टाइम फ्रेम। तो आपकी गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। इसको लाइक स्मार्ट बोलते हैं ना, स्मार्ट करके है ना, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और विद इन अ टाइम फ्रेम होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो स्ट्रैटेजीज हैं एक काउंसलर आपको बताएगा, आपकी काउंसलिंग करेगा एंड दे विल हेल्प यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। सो हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दीपिका पादुकोण ने भी बहुत ओपनली अपने डिप्रेशन के बारे में बात की है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ भी समझ आया है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई करती हूँ। इनफैक्ट दैट इज़ द ओनली वे आई कैन टॉक टू यू। तो मुझे समझ आता है कि मेरे जो इतने एफर्ट्स जा रहे हैं, मैं इतना टाइम दे रही हूँ, तो आप लोग पढ़ रहे हो। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।